एवरीवन, वेलकम टू एकेडेक्सेल। माई सेल्फ दीपाली। और कैसी चल रही है बच्चों आप लोगों की नीट की प्रिपरेशन? क्योंकि अभी नीट अब बस आने में ही है नीट, है ना। जैसा कि हम लोग अभी बता ही रहे हैं, सारे जितना भी हमारा प्रारंभ बैच चल रहा है उसमें हम यही डिस्कस करते हैं कि नीट की तैयारी और अच्छी कैसे कर सके। लेक्चर्स जो हमारे चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, पर उसके साथ साथ थोड़ा सा एक स्ट्रैटेजिकल एनालिसिस हमको देखना इसीलिए पड़ेगा, एक स्ट्रैटेजिकल मेथड इसीलिए लगाना पड़ेगा बेटा, क्योंकि सेम तरीका अगर अपन ऑप्ट करेंगे कि यही क्या मैम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लें, क्या सिर्फ नोट्स पढ़ लें काम हो जाएगा, तो हो तो जाएगा पर 720 नहीं आ पाएंगे। ठीक है, अगर तुमने एम बड़ा किया है तो उसके लिए मेहनत डबल लगेगी, और वो मेहनत करने के लिए तुमको एकेडेक्सेल मिला है, तो हम तुमको पूरा प्रॉपर तरीके से तुमको गाइड करेंगे कि तुमको कैसे मेहनत करनी है, तुमको कैसे क्या काम करना है, अपने जो भी वीक एरियाज है उनको कैसे आप परफेक्ट बना सकते हो। तो आज के बेटा अपन लेक्चर, आज का जो वीडियो है इसमें अपन बात करेंगे कि कौन से टॉपिक्स वो है जो हाईएस्ट वेटेज हैं, जिन पे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अब देखो 2024 वाला जो नीट हुआ इतनी गड़बड़ हुआ उसके अंदर, तो इस बार जो नीट का पेपर होगा वो अगर आप एक्सपेक्ट करो कि मैम बहुत ज्यादा इजी आ जाएगा तो ये चीज नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस बार कहा जा रहा है और ये चीज बोली भी जा रही है कि इस बार जो होगा नीट का पेपर थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि पहले का पेपर बहुत ज्यादा इजी आ गया, बहुत सारे लोगों के 720 नंबर आ गए, विच इज नॉट पॉसिबल। तो फॉर एनी रीजन वो पेपर कैसा भी रहा, बट अब जो पेपर होगा उस पे हमको फोकस करना है, क्योंकि वो टफ होगा, एक लेवल ऊपर आएगा। मैं एक नहीं बोल रही, 5 लेवल ऊपर आएगा। तुम 5 की तैयारी करोगे तब तुम एक को क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो उसके लिए तुमको किस तरीके से सोचना है वो चीज की वीडियो आज मैं बनाने जा रही हूं। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक ही यही रहेगा, स्ट्रैटेजिकल एनालिसिस ऑफ चैप्टर। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से, क्योंकि मैं भी एक बायोलॉजी फैकल्टी हूं। तो बायोलॉजी से अगर हम स्टार्ट करें तो बेटा देखो, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट अपना जो आ जाता है, सबसे पहले स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन बोला है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को 7% का वेटेज मिला है। डाइवर्सिटी के जो स्टार्टिंग चैप्टर्स हैं, डाइवर्सिटी, अच्छा ये कोई ऐसा, ये हमने टेंटेटिव ही बनाया बेटा। ठीक है, ये एकदम वही नहीं है कि मैम क्या यही 7% ही आएगा, पर अप्रॉक्स 7% आएगा। ठीक है, एवरीथिंग रिटन हियर इज नॉट एग्जैक्ट व्हाट इट विल बी, बट इट इज अप्रोक्सीमेट टू व्हाट इट कैन बी। ठीक है, तो ये एक अप्रोक्सीमेट वेटेज है, तुमको एग्जैक्ट वेटेज एनटीए नहीं देता है किसी को भी। तो एक अप्रोक्सीमेट वेटेज की पिछले साल कितने पूछे गए, क्या कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जो हाँ यार इस पे बनते जा रहे हैं अभी तक क्वेश्चंस, और शायद बनेंगे। ठीक है, शायद अभी भी बनेंगे, तो उसके बारे में है। तो वो एक टेंटेटिव है बेटा ये। नेक्स्ट देखिए, प्लांट फिजियोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो 8% आ जाता है प्लांट फिजियोलॉजी में। डाइवर्सिटी आएगा बेटा आपका 11% डाइवर्सिटी है। ह्यूमन फिजियो 18%, वेरी इंपॉर्टेंट ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें से डाइजेशन तो हट चुका है, काफी कम है अब ह्यूमन फिजियो के अंदर। तो ह्यूमन फिजियो पूरा जितना लोकोमोशन वगैरह सारी चीजें हैं वो सब ह्यूमन फिजियो। सेल बायोलॉजी की अगर बात करें तो अगेन 7% सेल बायोलॉजी इंपॉर्टेंट। सेल साइकिल, सेल डिविजन, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पूरा ही आ गया वो। ठीक है, रिप्रोडक्शन यूनिट की अगर देखें तो उसमें 10% आएगा प्लांट ह्यूमन कंप्राइजिंग। ठीक है, रिप्रोडक्शन एक कंप्राइजिंग यूनिट की बात करी जा रही है। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर 5% का आ रहा है। बायोटेक्नोलॉजी 9%, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट देखो, इकोलॉजी एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूं तो 5% का, और जेनेटिक्स इवोल्यूशन 20% का। इस पे सबसे हाईएस्ट वेटेज है, जेनेटिक्स इज योर हाईएस्ट वेटेज। जेनेटिक्स है बेटा ओरिजिनल। जेनेटिक्स को अगर तुम पढ़ के चल, जिसमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं ये, तो इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये हमारे पास कुछ एक बायोलॉजी के थोड़े बहुत हमने एनालाइज किया कि यार ये इनसे क्वेश्चन ज्यादा आज तक में बनता आया है, और इतना ही बनेगा, और इससे ज्यादा बन सकता है, पर ये तो बनेगा ही।
ठीक है, ये तो रहेगा ही। ठीक है, तो जेनेटिक्स की हम अच्छी प्रिपरेशन करेंगे, जेनेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर अब ये मत सोचना कि मैम बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर ये जो आता है अपना एंजाइम वाला चैप्टर, इसके अंदर 5% वेटेज है तो बड़ा ही कम है, इसको स्किप कर दे। क्या स्किप आप कोई भी चैप्टर नहीं कर सकते हैं। अगर तुमको नहीं पसंद है ये चैप्टर तो तुम उसको स्किप नहीं कर सकते। और मैं तो कहती हूँ कि जैसे ना होता है कई बच्चों को इस तरीके का कि मैम ये ना चैप्टर मुझे पसंद नहीं है, मैं इसको लास्ट में सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, और मोस्टली ये चीज होती है इसी के एंजाइम्स वाले, बायोलॉजिकल ह्यूमन वेलफेयर, या अगर आप बोलो इवोल्यूशन वाला जो चैप्टर आता है उसपे कि यार ये मैम मेरे को पसंद तो है पर मेरे को इतना ज्यादा मेरा फेवरेट चैप्टर नहीं है। सो व्हाट यू डू इज यू स्टार्ट पिकिंग योर फेवरेट चैप्टर्स। फेवरेट्स को तो आप रट के चले जाते हो, फेवरेट्स आपके बेस्ट हो भी जाते हैं, पर दिक्कत कौन से चैप्टर करते हैं? यही वाले चैप्टर्स जिनको तुमने ढंग से पढ़ा नहीं। ठीक है, तो ऐसा तो बिल्कुल ही मत करना कि इनको हम लास्ट में सॉल्व करें। लास्ट में तुम्हारे पास समय नहीं बचेगा बेटा, क्योंकि हमको एक तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब टाइम इतना कम है कि आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, अब टाइम मैनेजमेंट का समय आ गया, ये लास्ट डेज बचे। अब इन लास्ट मंथ्स में तुमको टाइम मैनेज करना सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले तुम इन्हीं टॉपिक्स को उठाओ जो तुम्हारे बेकार हैं। जैसा कि ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं ना, डाइवर्सिटी या ये लिविंग वर्ल्ड, ये एक एक 2-2 नंबर के आने इनमें। ठीक है, इनको तुम अगर पहले उठाओगे तो तुम्हारे फायदा ही रहेगा। इनसे 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब कि एनसीईआरटी की लाइन है, वो लाइन की लाइन तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में आ जाएगी, तुमको बस आंसर देना है। तो इतना डायरेक्ट क्वेश्चन जब उससे पूछा जा रहा है तो हम क्यों मेहनत करें? उनको पहले ही याद कर लो, समझ रहे हो? उनको पहले ही याद करके खत्म करो। फिर आता है एनालिटिकल थिंकिंग कि भाई ये है, जेनेटिक्स है, इकोलॉजी है, अपना सेल बायो है, बायोटेक है, तो ये सारों को दिमाग लगाने वाली चीजें। तो इनको थोड़ा सा, और इनमें आपको भी पता है कि इनकी तैयारी सारा ही बच्चे करते हैं। ठीक है, सारे बच्चे इनकी तैयारी परफेक्ट करके जाएंगे। तो तुम उन पे वर्क करो। जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, मे भी कुछ बच्चे उनको स्किप कर देंगे, या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो उनको लास्ट के लिए प्रिपेयर करने के लिए रखेंगे। और लास्ट में आप भी जानते हो ढंग से प्रिपरेशन होती नहीं है, तुम्हारे वहां नंबर बन जाएंगे। तो थोड़ा सा अलग चलने का सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाने का सोचो। ठीक है, एक चीज तुमको ये करनी है कि तुम जो दोपहर में नींद निकालते हो ना, काफी सारे बच्चे यहाँ होंगे जो दोपहर की नींद है ना बहुत अच्छी लगती है। अच्छी चीज बेकार ही होती है बेटा जो चीज ज्यादा अच्छी लग जाती है ना वो बेकार होती है। तो इसीलिए तरीके में रहो, थोड़ा उस टाइम को यूज करो, उस टाइम पे पढ़ाई करो, उस टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि ये जो 2:30 से 5 वाला टाइम है ना, इसी बीच में तुम्हारा नीट का पेपर होना है। अब इस टाइम पे अगर तुम सोते रहे तो तुम्हारा ब्रेन उसी तरीके से फंक्शन करने लग जाएगा। ठीक है, अपने ब्रेन को जो मेमोरी सेट करोगे वो उसी में रहेगा ना कि यार ये तो मेरा सोने का टाइम है, तो पेपर में माना पेपर आ रहा है और तुम सो रहे हो, तुम्हारा ब्रेन फंक्शन ही नहीं कर रहा, क्योंकि तुमने उसको प्रैक्टिस ही ऐसी दी है, वो हैबिट में ही ऐसा है कि वो अब सोएगा। तो उसको अभी से अपने ब्रेन को प्रिपेयर कर लो कि भाई इस टाइम के बीच में तो तुझे सोना ही नहीं है, ये तेरा मोस्ट एक्टिव टाइम होगा। इस टाइम पे अब नींद भगाने के लिए क्या करें? देखो, अगर तुमने नींद भगाने के लिए बायोलॉजी उठाई तो तुमको आएगी नींद। मैं एक्सपीरियंस्ड बता रही हूँ, ये चीज होती थी है ना। मैं भी जब 11th-12th में थी तो मैं बड़ा क्योंकि बायोलॉजी ऑब्वियसली नीट वाले जितने बच्चे बायो ही फेवरेट है, तो अगर कुछ दोपहर वाले टाइम उठाएंगे भी तो वो उठाएंगे ना मैम जो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, जिसमें मेहनत नहीं लगेगी। अब यार अगर मैं फिजिक्स उठाऊंगी तो मुझे पेन पेपर लेके बैठना पड़ेगा, काम की चीज तो है पर स्टिल आलस, जीवन ही आलस बना लो फिर तुम, तो वो चीज होती है। तो तुम या तो बायो उठाओ ही मत, और अगर बायो उठा रहे हो तो साथ में एक पेन और कॉपी रखो, लिखते जाओ। लिखोगे तो तुमको एंजाइम्स के नाम याद होंगे, लिखोगे तो तुमको बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस याद होगी, लिखोगे नहीं फिजिक्स उठा लो, फिर फिजिक्स में तो लिखना पड़ेगा ही। तो ऐसी चीज उठाओ, या तो क्वेश्चन सॉल्व करो, या अगर कोई सब्जेक्ट रिवाइज कर रहे हो तो कुछ ऐसा सब्जेक्ट लो जिसमें तुमको लिखना पड़े, या तो फिजिक्स लो उस टाइम में या फिर केमिस्ट्री लो। ठीक है, केमिस्ट्री लो या फिर फिजिक्स लो। बायो भी ले सकते हो, देखो मैं बायो के अगेंस्ट नहीं हूं, बायो भी ले सकते हो, पर ये याद रखना कि उसको स्क्रिबल करना। एक पेपर लो, पेपर पे लिखते जाओ, स्क्रिबल करो, राइट, जस्ट राइट, रीडू, वो चीज कंटिन्यू प्रैक्टिस में लाओ। ठीक है, वरना काम नहीं चलेगा।
वरना तुम बैठे रहोगे और नींद लोगे मस्त। और बेचारी मम्मी भी सो जाएगी, यार बेचारा सुबह से पढ़ रहा था, मेरा बेटा अभी सो गया। तो मम्मी को ये नहीं पता ना कि ये सुबह से पढ़ तो रहा नहीं था, पढ़ रहा था। पढ़ रहे भाई, काफी बच्चे पढ़ रहे। मैं तुम्हारी मेहनत को ऐसा नहीं बोल रही, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, चिंता मत करो। चलो फिजिक्स के टॉपिक्स की बात करते हैं। तो यूनिट एंड मेजरमेंट, जो पहला आपका यूनिट आता है 5%, उसको बोला है। मोशन इन प्लेन 3%, मैथमेटिकल टूल्स इन वेक्टर 1%, लॉज ऑफ मोशन 2%, स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन 3%, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड 2%, मूवमेंट, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म 5%। अब इसमें से देखो जो हाईएस्ट वेटेज है ये आ गया, मैग्नेटिज्म इज हाईएस्ट वेटेज, एंड ये कौन सा है, यूनिट चार्ज मेजरमेंट वाला हाईएस्ट वेटेज। तो इन पे प्रैक्टिस ज्यादा करो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकियों को छोड़ दो, ये बेचारा 1-2% वाला वेक्टर वगैरह इन पे आएगा क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो उसको उस तरीके से सोचो कि देखो, मैं फिर बोल रही हूं, कई लोग ये फिर बोलेंगे कि मैम हम बाद में पढ़ लेंगे, पर बाद में पढ़ना नहीं होगा बेटा। अभी पढ़ लोगे तो एटलीस्ट इतना तो रहेगा कि तुम उसको क्वेश्चन तुम्हारा फेमिलियर तो रहेगा। बाद में पढ़ोगे, एंड मोमेंट पे पढ़ोगे, इतना घबरा जाओगे कि फेमिलियर ही नहीं होगा। तुमको ऐसा लगेगा हाय ये कहां से आ गया क्वेश्चन, पहले कभी सुना ही नहीं इसके बारे में, ठीक है। तो अब अगला देखो, अगला आता है अपने पास सेंटर ऑफ मास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इस पे आएगा 3% वेटेज है। वेव ऑप्टिक्स 2% है, 2% पे जा रहा है। ये मेरा फेवरेट हुआ करता था बचपन में, वेव ऑप्टिक्स को 2% मिला है। नेक्स्ट देखते हैं रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट 7%। अब तुम देख लो ऑप्टिक्स से कितने क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इनको टोटल कर सकते हो बेटा, ये है चैप्टर वाइज वेटेज। तुम इनको कंबाइन कर सकते हो यूनिट वाइज, जैसे कि मैंने बायोलॉजी में तुमको कंसाइज करके बता दिया कि रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन इज फुल यूनिट, कि भाई उसके अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी आ जाएगी, उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स भी आ जाएगा, और रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस भी आ जाएगा। तो पूरा एक मैंने उसको कंसाइज करके एक ही यूनिट में डाल दिया। केमिस्ट्री और फिजिक्स में मैं तुमको चैप्टर वाइज बता रही हूँ, क्योंकि इसमें तुमको प्रैक्टिस लगेगी। तो तुमको ये चीज पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर कितना वेटेज का है, कि मुझे उसमें कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए ताकि मेरा नंबर बन सके, ठीक है। चलिए काइनेटिक थ्योरी की बात करें तो उसमें आएगा 3%, ड्यूअल नेचर, रेडिएशन ऑफ मैटर 3%, ग्रेविटेशन 3%, करंट एनर्जी, करंट इलेक्ट्रिसिटी 9%, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर 5%, 3% और 6%। बल्क मैटर वाला जो है चैप्टर 6%, थर्मोडायनेमिक्स 3%। नेक्स्ट चलते हैं, वर्क एनर्जी पावर 3%, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड 4%, मैग्नेटिज्म मैटर 1%, एटम्स 3%, न्यूक्लियाई 3%, थर्मोडायनेमिक्स 2%, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस 2%, और लास्ट आ जाता है ऑसिलेशन एंड वेव्स 4%। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके का रहता है। थोड़े बहुत और चैप्टर्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। वेव्स 1%, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस 5%। देख लो भाई, कैपेसिटेंस पे ज्यादा आ रहा है क्वेश्चन, और कैपेसिटेंस आई गेस वो मांगता भी है ना प्रैक्टिस। कैपेसिटेंस इतना आसानी से होता भी नहीं है, ये प्रैक्टिस भी मांगता है, तो ये इस पे अपने को प्रैक्टिस करनी है। करंट, EMI, करंट, ये सारे जो करंट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं इनको कर लो कंसाइज, एक साथ भी लिख सकते हो तुम इनको, ठीक है, कि ये ऑल्टरनेटिंग करंट है और वो वाला, तो तुम उनको एक जगह पे लिख के और उसका टोटल लिख लो। मैंने तो एक एक करके अलग अलग बता रही हूं मैं तो तुमको, ताकि तुमको एकदम क्लैरिफाई हो जाए कि मुझे क्या ही पढ़ना है। 4% है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर 1%, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI ये आ गया 3%, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स 3%, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 3%, रोटेशनल मोशन 5%, मोशन पे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, ऑसिलेशन 3%। देख रहे हो, ये इस तरीके का हमारा पूरा पैटर्न रहेगा फिजिक्स का। अब फिजिक्स की तुमको तैयारी कैसे करनी है, फिजिक्स में तुमको लिखना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि एट द एंड तुम्हारे वहां पे भी क्वेश्चन आएंगे, टाइम तुम्हारे पास रहेगा नहीं। 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तुमने, तो मतलब 50 क्वेश्चन आने हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए यू हैव टू बी क्विक, ठीक है। तुम्हें मान लो सारे टॉपिक्स आते हैं कि मैम आपने जो टॉपिक बताया मैं वो टॉपिक में एकदम परफेक्ट हूँ, आई नो ईच एंड एवरी टॉपिक, आई एम फेमिलियर विथ एवरी टॉपिक, वेरी गुड, यू हैव प्रिपेयर्ड एक्सेलेंट। बट थिंग इज कि क्या आप उस टाइम पे, उस प्रेशर में, क्या आप उस पे लिख पाओगे, क्या आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, वो चीज होगी बेटा।
वो देखना है मुझे कि कितने बच्चे वो होंगे जो उस क्वेश्चन उस टाइम पे, जो वो 2:30 से 5 वाला टाइम रहेगा, उस टाइम पे क्या तुम वहां पे लिख पाओगे? जो तुम्हारे पास 3 घंटे रहेंगे उसमें क्या तुम वो फिजिक्स सॉल्व कर पाओगे? तो इसके लिए ना एक टाइम सेट करो। फिजिक्स करने का बेस्ट तरीका है, बहुत सारे टॉपर्स तुमको ये तरीका बताएंगे कि एक टाइम लिमिट सेट करो कि मुझे इतने टाइम पे 1 मिनट में तुम कितने क्वेश्चन कर रहे हो, 2 मिनट में तुम कितने क्वेश्चंस कर सकते हो, एक क्वेश्चन पे तुम कितना टाइम दे रहे हो। और ध्यान रखना ये बात कि एक क्वेश्चन पे कम से कम टाइम दो, क्योंकि अगर तुम उस पे ज्यादा टाइम दोगे तुम बाकी के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो ट्राई करो। फिजिक्स की एक ही स्ट्रैटेजी है, टाइम मैनेजमेंट। अगर तुमने वो सीख लिया तो तुम फिजिक्स का पेपर यूं क्लियर कर जाओगे। और टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा? प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस में तुमको पता लग जाएगा कि यार ये क्वेश्चन है, करंट इलेक्ट्रिसिटी मेरा ज्यादा टाइम खा रहा है, तो मैं उसको 2 मिनट दे देता हूं, मैक्स टू मैक्स 2 मिनट, 3 मिनट दे दो बस, उससे ज्यादा तो नहीं होगा ना। ठीक है, तो वो चीज ट्राई करो कि आप ज्यादा से ज्यादा उनको कि क्वेश्चन कौन सा है, कौन से, क्या वो इतने वेटेज का है, अभी हाई वेटेज टॉपिक्स के अंदर से है वो क्वेश्चन, ठीक है, और उसको क्या मैं सॉल्व करूं, उसमें जो मैं टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं क्या वो मेरा फायदे का टाइम होगा, क्या वो मेरे लिए फायदा करेगा टाइम? तो वो चीज थोड़ा सा देखो। ठीक है, अगला केमिस्ट्री पे चलते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। अब पहली बात तो मैं ये बता दूं, फिजिकल केमिस्ट्री को अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैडम हम बैठे बैठे पढ़ रहे हैं, तो बेटा बैठे ही रहो फिर तुम। ठीक है, बैठे बैठे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कभी नहीं होती, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री की। बिना पेन पेपर, बिना कॉपी के तुम फिजिकल केमिस्ट्री नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में ना बिठा लो, एकदम फिक्स कर लो। 39% की आएगी, देख लो, परसेंटेज भी ज्यादा है। फिजिकल केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज टफ क्वेश्चंस टफ बनेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, पर तुम लोग कर लोगे। ठीक है, ये दिमाग में रखो। देखो तुमको है ना, बहुत सारे लोग ये चीज बोलेंगे कि यार बहुत लोग पेपर देते हैं, बहुत लोग पेपर देते हैं, शायद तेरा नीट नहीं निकलेगा। मैं तुमको एक बात बताती हूं, इतने जितने भी लोग पेपर दे रहे हैं, लाखों में मान लो संख्या पेपर दे रही है बेटा, उतने में से हजारों तो वो है जिन्होंने प्रिपेयर ही नहीं किया। ठीक है, जिन्होंने ढंग से प्रिपरेशन ही नहीं की। तो तुम्हारे पास जो बचे, तुम्हारा जो कंपटीशन है वो बहुत ही कम बच्चों का है। मान लो कितने बच्चे, 50,000 बच्चे पेपर दे रहे फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, 50,000 बच्चे टोटल पेपर दे रहे हैं, 30,000 तो उसमें से वो निकलेंगे जो सिर्फ नाम के लिए पेपर दे रहे हैं कि भाई ये भी पेपर दे रहा है, ये भी पेपर दे रहा है, मेरा दोस्त भी पेपर दे रहा है, चलो मैं भी दे देता हूँ, नाम तो आ ही जाएगा कि देखो देखो मैंने नीट का पेपर दिया है। ठीक है, तो 30,000 बच्चे तो वो होंगे, बचा कंपटीशन तुम्हारा 20,000 से। अब 20,000 में भी वो बच्चे ऐसे होंगे, कितने, 10,000 बच्चे तो वो होंगे जिन्होंने स्ट्रैटेजिकल एनालिसिस तो बिल्कुल ही नहीं किया। वो क्या कर रहे हैं, रट्टाफिकेशन, कि कैसे भी करके मैं रट लूं चीजों को, जैसे जैसे रटता जाऊंगा मेरा काम बनता जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, रट लिया चीजें। ठीक है, तो तुम्हारा 10,000 में वो और कम हो गए। अब बच्चा कितना कंपटीशन लेवल तुम्हारा, सिर्फ वो आगे के 10,000। अब उस 10,000 में भी टॉपर भी बैठा है, तुम भी बैठे हो। अब तुम्हें क्या दिमाग लगाना है, टाइम मैनेज करना है, सिंपल। टॉपर शायद एक, तुम्हें अब तुम्हारा कंपटीशन कम होता गया, 50,000 से तुम 10,000 पे आ गए। अब 10,000 वाला बच्चा क्या करेगा, 10,000 वाला बच्चा ये करेगा कि अब वो लगाएगा दिमाग कि भाई हाईएस्ट वेटेज टॉपिक कौन सा है, पकड़ो उसको, उसको पकड़ो जो हाईएस्ट वेटेज है। लो वेटेज वालों को भाड़ में जाने दो, लो वेटेज वालों को लास्ट में करेंगे, और यहीं पे वो मात खाएगा। जो लो वेटेज वाले हैं उनको लास्ट में करने के चक्कर में वो हाई वेटेज वाले क्वेश्चंस तो कर पाएगा, पर जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से बन रहा है वो उसको क्लियर नहीं कर पाएगा। और कम कंपटीशन हो गया, बचे 5,000। ठीक है, 10,000 में से 5,000 हो गए, और भीड़ कम हो गई जो सिर्फ हाई वेटेज करके जा रहे हैं। अब तुम्हारे पास और कंसाइज नंबर आ गया। तो मेन जो तुम्हारा कंपटीशन वो 5,000 बच्चे। अब तुम सोचो, उन 5,000 में से भी अगर तुमने प्रिपरेशन बहुत अच्छी की है, यानी तुमने पीवाईक्यू सॉल्व किए, तुमने नोट्स पढ़े हैं, तुमने पीडीएफ पढ़ी है, तुमने अपना पूरा पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं, तुमने सब चीजें कर ली, तो तुम्हें क्यों सिलेक्शन, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। अब तुम लेवल देखो, तुम्हारा कंपटीशन, तुम्हारा सर्कल ही इतना सा बन गया, तो उसमें तो तुम्हारा ऑब्वियस ही बात है ना बेटा, तुम्हारा आराम से सिलेक्शन होगा। इसमें क्या दिक्कत हो रही? हम ये सोचते हैं कि यार 50,000 बच्चा पेपर देगा, अब मेरा नंबर कहाँ आएगा। तुम ये सोचो कि यार ये ले
5 बच्चा पेपर दे रहा है, 5,000 बच्चा पेपर दे रहा है, इसमें तो मैं पास होएगा ही, इसमें तो मेरा नंबर आ ही जाएगा। तुम ये देखो, आगे ये चीज मत देखो कि और इतनी भीड़ दे रही है, हाय मैं कैसे कर पाऊंगा इसको क्लियर, इतना नहीं जाना है अपन ने आगे। अपन देखेंगे अपने आसपास कितने लोग हैं। तुम अपनी खुद की स्कूल में देख लो, कितने बच्चे पढ़ते हैं और कितने नहीं पढ़ते, कितने बच्चे पढ़ते हो, कितने बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो उसी में तुम अपने आप को छांट लो कि हाँ यार इनमें से तो मैं ही टॉपर हूं, तो नीट में क्यों नहीं, नीट में भी निकल जाएंगे। ठीक है, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है नीट, आराम से निकल सकते हो तुम लोग, बस दिमाग लगाना है, स्ट्रैटेजिकल थिंकिंग करनी है, एनालिटिकल थिंकिंग करनी है और निकल जाओगे। प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते जाओ। फिजिकल केमिस्ट्री पेन पेपर के बगैर मत सॉल्व करना, नहीं हो पाएगा और तुम्हें ऐसा लगेगा कि मुझे सब आ रहा है पर पेपर वाले टाइम कुछ नहीं आएगा, गारंटी है। ठीक है, अगला देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आता है 28%। ओके, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये तुम कर सकते हो 38%। इनऑर्गेनिक इज गुड, इनऑर्गेनिक में थोड़ा सा याद करने का रहता है, तो बायो वालों के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उनकी फेवरेट होती है ना, कि इनऑर्गेनिक आ गई मैम, बस इसको क्लियर कर देंगे हम। चलिए, चैप्टर वाइज वेटेज की अगर मैं बात करती हूँ, क्या क्या आ जाता है अपने पास, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स 3% आ जाएगा। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर 6% आ रहा है। ठीक है, इस पे वेटेज ज्यादा है। रेडॉक्स रिएक्शन 3%, स्ट्रक्चर ऑफ एटम 4%, थर्मोडायनेमिक्स 5%, ओ भाई 5% इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 5%, हाइड्रोकार्बन 7%, हाइड्रोकार्बन 7% आ रहा है, ध्यान रख लेना। पी ब्लॉक एलिमेंट 2 है शायद, पी ब्लॉक ना 1 और 2 करके, तो एक 6% है और सेकंड वाला भी अभी देख ही लेंगे। Chemical bonding and molecular structure 7%, classification of element periodicity in properties 3%, equilibrium 6%, chemical kinetics 5%, biomolecules 4%, haloalkane haloarenes 4% और solution भी 4%। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 3% है, बट ऐसा नहीं सोचना है वापस 3% है बाद में, बाद का कुछ नहीं है, काम करना है वो अभी करो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ये आ गया 5%, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड 9%। ओ भाई, एल्डिहाइड और एसिड्स, कीटोन्स, ये बहुत ही खतरनाक चैप्टर हुआ करता था और हाईएस्ट वेटेज है भाई, वर्थ है ये चैप्टर, ये हाईएस्ट वेटेज है। अमीन्स 5%, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये एफ ब्लॉक वापस आ गया 6%। देख रहे हो कितना ज्यादा तुम्हारा वेटेज आ रहा है, कितना ज्यादा वेटेज आ रहा है। तो ये चीजों को सोचना है बेटा, इसी तरीके से तुमको प्लानिंग करनी है कि कौन सा चैप्टर है जिसमें मैं जी जान लगा सकता हूं, कौन सा वो चैप्टर है जिसके अंदर वेटेज हाई है, उसकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। डजंट मीन कि कम वाले की ना करें। ठीक है, एक बात और बता रही हूं कि लास्ट के जितना 30 दिन रहेंगे तुम्हारे पास, यानी पूरा 1 महीना जो तुम्हारे पास रहने वाला है लास्ट का, उसमें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। अब तुम्हारी जो तैयारी होगी वो उससे पहले वाले महीनों में होगी, यानी मई में अगर पेपर है तो तुमको अप्रैल पूरा रखना है अपना कि भाई इस टाइम पे मैं सिर्फ रिवीजन करूंगा। तो एक टारगेट फिक्स करो कि मुझे इस टाइम से पहले पहले अपना कोर्स कैसे भी करके कंप्लीट करना है, मुझे उसको करना ही पड़ेगा। अब तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा कि तुम टाइम कैसे मैनेज करोगे। मैं ये नहीं बोलूंगी कि तुम पूरा प्रॉपर ये लिखो कि भाई मैं सुबह सुबह 6:30 बजे उठूंगा, 7 बजे नहाऊंगा, ये करूंगा वो करूं। इस पे कोई भी अमल आज तक हो नहीं पाया। ठीक है, हो पाए वो बहुत अच्छी बात है, इसको तुम मत इस तरीके से अगर तुम टाइम मैनेज करने लग जाओगे, तुम अगर इस तरीके से बनाने लग जाओगे अपने स्केड्यूल, तो शायद ऐसा हो सकता है कि तुम ना कर पाओ उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट। पर तुम इस तरीके का टाइम रख सकते हो कि भाई 5 घंटे मुझे कैसे भी करके, या 4 घंटे मुझे कैसे भी करके बायो को देने हैं, 3 घंटे या 2 घंटे मुझे कैसे भी करके फिजिक्स की प्रैक्टिस करनी है, 2 घंटे करके मुझे केमिस्ट्री की प्रैक्टिस करनी है। तो ये इस तरीके से अगर तुम रखोगे ना, अब पूरे दिन में पूरा दिन तुम्हारा, अब उसमें से तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें कौन सा टाइम कब चुनना है, कब का खाना तुमको स्किप करना है और कब पढ़ना है। ठीक है, कोई प्रेशर नहीं है तुम पे। ठीक है, तो जितने बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैम हम पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, पूरा विक्टिम बने बैठे हो, भाई या तो तुम विक्टिम बन जाओ, पेपर में ही पार्टिसिपेट नहीं करते, या तो पार्टिसिपेट ही मत करो, और अगर पार्टिसिपेट किया है तो इसी स्पिरिट से करो कि या तो मैं जीतूंगा, नहीं तो मैं पार्टिसिपेट ही नहीं करता। भाई मैं ये रूल फॉलो करती हूं,
ईदर आई विन और आई डोंट पार्टिसिपेट। इफ आई पार्टिसिपेट आई विल विन। ये चीज पे ध्यान रखना। अगर तुमने पार्टिसिपेट किया है, इफ यू हैव पार्टिसिपेटेड, अभी भी तुम्हारे पास मौका है, या तो पेपर देने जाना ही मत, फिर जीवन भर यही बात पे रिग्रेट करना कि आज उस दिन पेपर नहीं देने गया मैं, या तो पेपर देने जाना ही मत। और अगर पेपर देने जाओ तो ऐसी तैयारी करके जाना कि फिर तुम्हें कोई हटा नहीं सकता, तुम्हें मिलेगी परसेंटेज, तुम्हें बनानी है वही परसेंटेज जो 720 का तुमने एम किया है, तुम्हें वही परसेंटेज बनानी है। तो वो एम लेके जाओ और तुम कर सकते हो। ये बात का ध्यान रखना कि ये जितना मैंने टॉपिक तुमको बताया है, जितना तुमको स्ट्रैटेजी बताया एंड मोमेंट का, इन सब के तरीके से अगर तुम चलोगे तो तुम डेफिनेटली एक्सेल करोगे। पर और उसके लिए हम तुम्हारे साथ हैं। एकेडेक्सेल तुम्हें पूरा सपोर्ट कर रहा है, नोट्स तुम्हें पूरे प्रोवाइडेड है, पीवाईक्यूज तुमको हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, सॉल्यूशंस तुमको मिल रहे हैं, पीडीएफ्स तुमको मिल जाएगी। मैं हमेशा बोलती हूँ टेलीग्राम चैनल पे हमेशा हमारी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, विजिट करो। क्विज होती है, उसमें क्वेश्चंस के लेवल पता लगेगा तुमको किस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल आएगा, तो वो कैसा बनेगा वो चीज का भी हम लोग पूरा का पूरा पैटर्न बना के दे रहे हैं। एक बार जस्ट डू विजिट, मैं लिंक एक बार वापस पिन करवा दूंगी इस पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, एक बार वापस मैं करवा दूंगी उसको पिन। एक बार उसको देखना, टेलीग्राम चैनल को देखना, यूट्यूब चैनल को विजिट करना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्रारंभ बैच को ज्वाइन कर लो। और जिस बच्चे ने शुरुआत अभी तक नहीं की तो वो ये चीज सोच लो, बेटा आज से तुम्हारी शुरुआत है, तुमको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी डेफिनेटली, क्योंकि एक बच्चा जो 2 साल से प्रिपेयर कर रहा है और तुम अभी आए हो 2 महीने पहले, तो तुमको प्रिपरेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी 720 नहीं बन सकती, ठीक है? बात समझना, तुम भी वो कर सकते हो, वो भी कर सकता है, तुम्हें थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। और तुम्हारे फायदा ये है कि तुम्हारे लिए हम लोग बैठे तो उसके लिए भी है ठीक है? तो इसीलिए तरीका समझ गए हो अब तुम लोग, प्रॉपर तरीके से सॉल्व करो क्वेश्चन और उसके बाद बताइए कि अगर आपका रिजल्ट ना आए तो, ठीक है? ओके एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।